गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और पढ़ने के लिए बैठे होंगे ना जी। मैं आज चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ, क्लास 2 का विषय संस्कृत। आप लोग ध्यान से सीखिएगा, इसको पढ़िएगा। और मैं जानती हूँ कि आप लोग इसका फर्स्ट चैप्टर सरस्वती माँ का जो वंदना था, बताया गया था कि विद्या की देवी कौन होती हैं, उस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे, जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ, है ना जी। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लिए होंगे और आज दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए बैठे होंगे। तो मैं आप सबको चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ। चैप्टर का नाम है कारक परिचय, यानी कारक के बारे में हमें पढ़ना है कि कारक क्या होता है ना जी, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कारक क्या होता है, उसका कितना प्रकार होता है, कितना होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, उसका चिन्ह क्या क्या होता है, उसके बारे में हमें इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ना है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आइए बच्चों, मैं स्टार्ट करती हूँ। वाक्यों में प्रयुक्त चिन्ह। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं, है ना जी। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है ना, उसी को कारक कहते हैं। जिन प्रत्ययों या चिन्हों से संबंध स्पष्ट किया जाता है उन्हें संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। और जिन प्रत्यय या चिन्हों से संबंध स्पष्ट होता है, यानी संबंध पूरा पता चल जाता है, उनको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। एक बार आइए मैं फिर से इसको समझाती हूँ। वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है ना, उसी को हम कारक कहते हैं। तथा जिन चिन्हों या प्रत्ययों से संबंध स्पष्ट होता है उसको संस्कृत में विभक्ति कहते हैं, है ना जी। कारक 6 होते हैं। कारक कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण। ये कितने होते हैं जी, 6 होते हैं। संबंध षष्ठी विभक्ति। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि कारक वह होता है जिसका वाक्य में क्रिया से साक्षात संबंध होता है ना जी। संबंध को हम कारक नहीं कहते हैं, क्यों? क्योंकि कारक वह होता है ना जिसका क्रिया से सीधे संबंध होता है, लेकिन संबंध का सीधे संबंध नहीं होता है क्रिया से, इसलिए संबंध को कारक नहीं कहा जाता है। जैसे मधुरस्य जनकहटम गच्छति। मधुर के पिता बाजार जाते हैं। मधुरस्य जनकहटम गच्छति, है ना जी। मधुर के पिता बाजार जाते हैं। यहाँ पर जाना नामक क्रिया का संबंध पिता से है, न कि पिता से संबंधित बालक मधुर से, ना जी। क्योंकि पिता से संबंधित बालक मधुर का कोई भी संबंध, यानी गम जाना नामक क्रिया से नहीं है, अतः इस वाक्य में प्रयुक्त मधुरस्य शब्द में संबंध भाव है, न कि संबंध कारक है ना जी। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करती हूँ। कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान तथा अधिकरण। संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि कारक वह होता है जिसका वाक्य में क्रिया के से साक्षात यानी सीधा संबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मधुरस्य जनकहटम गच्छति। मधुर के पिता बाजार जाते हैं। यहाँ पर जाना क्या होता है, जाना नामक क्रिया का संबंध पिता से है, न कि पिता से संबंधित बालक मधुर से, है ना जी। क्योंकि पिता से संबंधित बालक मधुर का कोई भी संबंध जाना नामक क्रिया से नहीं है ना, जाना से नहीं है। अतः इस वाक्य में प्रयुक्त मधुरस्य शब्द में संबंध भाव है, न कि संबंध
कारक है। किंतु विभक्तियां 7 है। कारक 6 होते हैं लेकिन उसकी विभक्तियां कितनी होती है जी? 7 होती है। कौन कौन होती है आइए? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, है ना जी। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। ये जो लास्ट में संबोधन होता है वो प्रथमा का ही क्या होता है? भेद होता है। इसका कोई अलग से विभक्ति नहीं होती है। ये नीचे दिया गया है विभक्ति, कारक तथा उसका चिन्ह। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, याद भी कीजिएगा। मैं पूछूंगी कि कर्ता का क्या चिन्ह होता है, कर्म का क्या चिन्ह होता है, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तथा विभक्ति भी याद कीजिएगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में संबोधन। आप लोग पढ़िएगा। देखिए प्रथमा में क्या आएगा? कर्ता। कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने। तो कर्ता ने। द्वितीय में आएगा कर्म। कर्म को। इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तृतीय करण से, के साथ, द्वारा। ये सब चिन्ह है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा तथा चिन्ह को याद कीजिएगा, ठीक है। कारक के चिन्ह को आप लोग याद कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। संप्रदान के लिए को, आपादान से। जब अलग होंगे और वहाँ पे से का प्रयोग होगा तो वहाँ कौन सा कारक होगा? आपादान कारक, है ना। अलग होने के संबंध में इसको हम वहाँ पे समझेंगे। संबंध काकी के, रारी रे, ना, नी, ने, ये संबंध का चिन्ह होता है। अधिकरण में, पे, पर। संबोधन रे, हे, अरे, भो, ये सब चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। अब हम इसके बाद और पढ़ेंगे। देखिए तो आइए, इतना हम लोग पढ़ लिए कि कारक का चिन्ह क्या क्या होता है तथा विभक्ति भी हम लोग देखे। इसको आप लोग याद कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आइए इन कारकों के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना जी। जिनके द्वारा कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। जिनके द्वारा कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, है ना जी। जिनके द्वारा कार्य किया जाता है या फिर हो रहा होता है जिनके द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे अमन ने कहानी लिखी। अमन ने कहानी लिखी। इस वाक्य में हम यह देखते हैं कि अमन के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहाँ अमन के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि अमन एक वचन है। अमन एक वचन है ना जी, एक है तो एक ही वचन है ना। अमन कितना वचन है? एक वचन है। ने चिन्ह कर्ता, कारक तथा प्रथमा विभक्ति का है। अमन शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में अमना बनता है। अतः यहाँ अमन शब्द की संस्कृत अमना लिखी जाएगी। अमन ने कहानी लिखी है ना। कहानी लेखन का कार्य करने वाला कौन है? अमन है। अतः अमन क्या होगा? कर्ता कारक है। अमन क्या है? कर्ता कारक, यानी उसी के द्वारा ना यह कहानी लिखी जा रही है तो ये कर्ता कारक हुआ। अमन क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। या फिर यहाँ पे होता राम ने कहानी लिखी तो यहाँ कर्ता क्या हो जाता? राम हो जाता, क्योंकि कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राम के द्वारा। फिर यहाँ कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? अमन के द्वारा। तो कर्ता कारक कौन होगा? अमन होगा, क्योंकि अमन के द्वारा ही ना कहानी लिखी गई है। आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, समझ में सब आएगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसी प्रकार अमन कहानी को कलम द्वारा लिखता है। अमन कहानी को किसके द्वारा लिखता है? कलम द्वारा लिखता है। वाक्य में कहानी के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। वाक्य में कहानी के साथ क्या चिन्ह का प्रयोग हुआ है? को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। को चिन्ह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का है और कहानी स्त्रीलिंग है। और कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है। कहानी
स्त्रीलिंग है तथा को क्या है, को क्या है, को चिन्ह कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति है। कहानी का कर्म कारक द्विवचन में रूप बनता है ना जी, द्विवचन में रूप बनता है। कथात अतः कथाम कर्म कारक हुआ, कथाम क्या हुआ जी, कर्म कारक हुआ। इसी प्रकार कहानी को कलम द्वारा लिखता है, वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। द्वारा करण कारक तृतीय विभक्ति का है और एक वचन में इसकी संस्कृत होती है अमनेन। क्या होती है जी, अमनेन होती है। इसी प्रकार लिखता है क्रिया है जो कि अमन के लिए प्रयुक्त होती है। लिखता है वर्तमान काल में है, धातु रूपावली में अमन एक वचन प्रथम पुरुष है। जहाँ लिखता है कि संस्कृत होती है लिखती। क्या होती है जी, संस्कृत लिखती होती है। अतः अमन कहानी को कलम द्वारा लिखता है। वाक्य की संस्कृत होगी अमना कथा कलमेन लिखती, यानी अमन क्या करता है, अमन कहानी को कलम द्वारा लिखता है। तो इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, अमना कथाम कमलेन लिखती होगा ना जी। अमन शब्द पुल्लिंग है, अमन पुल्लिंग है ना जी, अमन लड़का है तो पुल्लिंग है। वहीं पे अगर सीता होता तो क्या, सीता होती तो स्त्रीलिंग होता। आप लोग लिंग तो समझते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना जी, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। तो अमन शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। अमन शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ होता है वह शब्द जिनके अंत में अवर्ण आता है ना जी, अवर्ण आता है। अतः सभी आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के रूप अमन शब्द की भांति होंगे, है ना। जैसे बाल, देव, खग, मृग, शशक आदि। तो आप लोग कर्ता के बारे में पढ़े कि कर्ता क्या होता है, कारक के बारे में पढ़े कि कारक क्या होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान ये कारक होते हैं। इसके जो चिन्ह मैं अभी इसके पहले पढ़ाई हूँ, ये आप लोग इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ये सब पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा घर पे। मैं कॉल करूँगी तो ये सुनूंगी, विभक्ति, कारक तथा कारक के चिन्ह को मैं सुनूंगी। ये सब आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा तथा इसका जो एक्सरसाइज है नोट्स के द्वारा आप लोग को मिल जाएगा। इसके पहले, नोट्स के पहले आप लोग ये कारक का चिन्ह और कारक याद करना होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा शैतान नहीं बनेंगे, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे। इंडोर गेम ज़्यादा खेलेंगे, आउटडोर गेम नहीं खेलेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकल रहा है, लू भी लग जाएगा, वैसे बीमारी भी फैल रहा है। आप लोग घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।